दोस्तों आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में JKSSB जेई के सिविल इंजीनियरिंग के 2016 के पेपर की सर्वेइंग की सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन सर्वेइंग की सेक्शन में आए हुए थे वो हम सभी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। जो 2016 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेइंग सेक्शन में वो था, if the reduced level of benchmark is 50 meter, the back side is 125 and the foresight is 1.85, then what will be the reduced level of the forward station। अब हमें फॉरवर्ड स्टेशन का रिड्यूस लेवल बताना था। ऑप्शन ए इज़ 46.9, ऑप्शन बी इज़ 49.4, ऑप्शन सी इज़ 50.6 एंड द ऑप्शन डी इज़ 53.1। तो सबसे पहले हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर है? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। अब यहाँ पर जो बेंचमार्क था उसका रिड्यूस लेवल हमें दिया गया था 50 मीटर और जो बैक साइड था, बैक साइड हमें दी गई थी 1.25 मीटर। तो जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया हमारे पास 51.25 मीटर। अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया था 51.25 मीटर, लेकिन हमें क्या निकालना है? रिड्यूस लेवल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन। देयरफॉर रिड्यूस लेवल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट या फिर इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था हमारे पास? 51.25, और जब हम इसमें से फोरसाइट माइनस करेंगे जो हमें दी गई है 1.85, तो वो आ जाएगा 49.4। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 49.4। हमें याद रखना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला क्या है? वो होगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और रिड्यूस लेवल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट। तो हमारे पास ऑप्शन 49.4 बिल्कुल करेक्ट था। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन कंपास सर्वे इंस्ट्रूमेंट। अब हमें बताना है कि कंपास सर्वे इंस्ट्रूमेंट में इन चार ऑप्शन में से परमानेंट एडजस्टमेंट कौन सी थी। तो अब हमें पता है कि जो सेंटरिंग, लेवलिंग और जो फोकसिंग है, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स करने के लिए हम फोकसिंग करते हैं, तो ये सभी की सभी जो तीनों की तीनों जो है ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है जो हम हर स्टेशन पे करते हैं। अब बचा ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो वर्टिकल पाइवट एक्सिस है वही हमारे पास परमानेंट एडजस्टमेंट होती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लॉट ऑफ लैंड जिसकी मेजरमेंट्स क्या हैं? 30 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर ऑन ए मैप drawn to a scale 1 centimeter is equal to 50 meter. What will be the area of the map when placed on a topographical map drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 600 meter? थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था इसमें बहुत ज़्यादा, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका आंसर आया था वो था 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा, तो आप खुद देखिए। तो इसका आंसर आएगा 12.5 स्क्वायर मीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स इज इक्वल टू आर। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये आप हाईवे में भी देख सकते हैं और सर्वे में भी देखेंगे, क्योंकि दोनों में ही हमें कर्व्स को पढ़ना है। हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम कर्व्स को पढ़ेंगे और हम सर्वेइंग में भी कर्व्स को पढ़ेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सर्वे में देख लेते हैं। तो कहता है कि वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड
वेयर एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स, यानी कि जो ग्रेड्स होते हैं इन ग्रेड्स में एल्जेब्रिक डिफरेंस कितना होना चाहिए, तब हम वर्टिकल कर्व्स को प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए इज मोर देन 4 mm पर मिनट, मोर देन 4 mm पर मीटर, लेस देन 4 mm पर मीटर, मोर देन 2 mm पर मीटर, या फिर लेस देन 2 mm पर मीटर। तो इसका ऑप्शन आता है मोर देन 4 mm पर मिनट, देयरफॉर mm पर मीटर, सॉरी, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। And the next question is, what shall be the back bearing of a line if its forebearing is 280 डिग्री। अब हमें बताना है कि बैक बेरिंग लाइन का क्या होगा अगर उसका फोरबेरिंग 280 डिग्री है। अब जब भी कभी हमारे पास जो फोर बेरिंग होगा वो लेस देन 180 डिग्री आएगा, तो उस केस में बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। और जब हमारे पास जो फोर बेरिंग होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री आएगा, तो उस केस में बैक बेरिंग किसके बराबर होगा, फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। यानी कि जब भी कभी आपके पास फोर बेरिंग 180 डिग्री से कम होगा तो बैक बेरिंग निकालने के लिए हम फोर बेरिंग में 180 डिग्री प्लस कर देंगे, और जब भी कभी आपके पास फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आप फोर बेरिंग से 180 माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो फोर बेरिंग है वो 280 डिग्री है, इसका मतलब जो फोर बेरिंग है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, देयरफॉर बैक बेरिंग इज इक्वल टू, हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग फोर बेरिंग में से हमने 180 माइनस कर देना है। फोर बेरिंग क्या था क्वेश्चन में, 280 माइनस करेंगे 180 तो आ जाएगा 100 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while measuring linear distance with a tape by applying normal tension, which of the following correction is automatically rectified? Option A is correction due to sag only, option B is correction due to pull only, option C is correction due to sag and pull, and the option D is correction due to alignment. अब जब भी कभी नॉर्मल टेंशन की बात आएगी तो वो हम सैग में भी देखेंगे और पुल में भी देखेंगे, therefore option C is correct. And the next question is, what is the correction for refraction as applied to a staff reading? अब हमें बताना है कि correction for refraction किसके बराबर है। हमें याद रखना है कि correction for refraction is always positive for a staff reading, while correction for curvature is negative. अब जो correction for रिफ्रैक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, 1/7 टाइम्स करेक्शन फॉर कर्वेचर। अब जो करेक्शन फॉर कर्वेचर है वो क्या है, d²/2r। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ सर्वे फैसिलिटेट्स फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड प्लॉटिंग ऑन ए शीट साइमल्टेनियसली। यानी कि हम फील्ड ऑब्जर्वेशंस भी और शीट पे जो प्लॉटिंग होगी वो भी हम एक साथ कर सकते हैं। वो हम किस टाइप ऑफ सर्वे में करेंगे, क्या कंपास में करेंगे, चेन में, थियोडोलाइट में, या प्लेन टेबल में। तो हम सबको पता है कि जो हम प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल में हम प्लॉटिंग और फील्ड ऑब्जर्वेशन एट ए टाइम करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज प्लेन टेबल। And the next question is, which one of these is used for measurement of baseline? सॉरी, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो था वो स्कैन नहीं हो पाया, तो मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। Which one of these is used for measurement of baseline? हम बेसलाइन की मेजरमेंट के लिए किसको यूज़ करेंगे, क्या हम मीटर चैन को यूज़ करेंगे, या हम इन्वर्ट टेप को यूज़ करेंगे, या स्टील टेप को, या फिर इंजीनियर्स चेन को। तो दोस्तों अब बेसलाइन मेजरमेंट के लिए हम इन्वर्ट टेप को यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्वर्ट टेप का जो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन होता है वो काफ़ी कम होता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज कंपाउंड कर्व, हमें बताना है कंपाउंड कर्व किसके क्या है। ऑप्शन इज 2 or more arcs of same radii meeting each other at common tangent point. Option B is 2 or more arcs of same radii meeting each other at initial tangent point. Option C is 2 or more arcs of different radii meeting each other at common tangent point. Option D is 2 or more arcs of different radii meeting each other at different tangent points. Option C is correct. And the next question is, what is the least count of a vernier scale, हमें बताना है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है। ऑप्शन ए इज डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल। ऑप्शन बी इज सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल। ऑप्शन सी इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ प्राइमरी स्केल। ऑप्शन डी इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। Option D is correct. The least count of vernier scale is equal to value of one division of primary scale divided by the total number of divisions of vernier scale. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, अब हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। ऑप्शन ए इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ऑप्शन बी इज वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। Option C is working from part to part and the option D is working from whole to whole. अब जो हमारे पास जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था वो आ जाता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लिंक्स आर रिकमेंडेड इन ए 20 मीटर मैट्रिक चेन। अब हमें बताना है कि 20 मीटर मैट्रिक चेन में कितने लिंक्स होंगे। तो हमें पता है कि फॉर 1 मीटर मैट्रिक चेन वी हैव 5 लिंक्स। फॉर 1 मीटर मैट्रिक चेन वी हैव 5 लिंक्स। देयरफॉर फॉर 20 मीटर मैट्रिक चेन वी हैव 20 × 5 यानी कि 100 लिंक्स। हमें याद रखना है कि 1 मीटर मैट्रिक चेन में हमें 5 लिंक्स होंगे और जब हमें 20 मीटर मैट्रिक चेन की बात आएगी तो वो कितने लिंक्स होंगे, 100। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। हमें पॉइंट सी और डी के बीच में डिफरेंस ऑफ लेवल बताना है। इफ द बैक साइड and foresight of points C and D are 3.565 and 2.865 respectively. अब सबसे पहले हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है C, तो यहाँ पर एक पॉइंट है D। अब C पे जो बैक साइड थी वो क्या थी, 3.565 यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये आ गया मेरे पास 3.565 और डी पे जो 4 साइड थी वो 2.865 थी। अब इंस्ट्रूमेंट तो हमारा यहीं पर है, तो इसका मतलब है कि जो हम स्टाफ थोड़े रखेंगे यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे, कितना आएगा ये 2.865 यानी कि स्टाफ जितनी नीचे उतना स्टाफ इंटरसेप्ट ज़्यादा, स्टाफ जितनी ऊपर उतना स्टाफ इंटरसेप्ट कम। अब जब हम 3.565 और 2.865 को जब हम माइनस करेंगे यानी कि जो इन दोनों पॉइंट्स का जो लेवल होगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.7 मीटर, 0.700 मीटर। तो अब या हमें बताना है कि यहाँ से या राइज हुआ या फिर फॉल हुआ। जैसे कि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पर राइज हुआ क्योंकि जो सी पॉइंट था वो थोड़ा डाउन था, डी पॉइंट थोड़ा ऊपर की तरफ था। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइज ऑफ 0.700 मीटर फ्रॉम सी टू डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 60 मीटर अलॉन्ग ए ग्रेडियंट 1 in 20। हमारे पास पूरी लेंथ कितनी है 60 मीटर, ग्रेडियंट कितना हमारे पास 1 in
20। तो जब हम बात करेंगे 60 मीटर लेंथ की तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि जब 20 मीटर था तो हमारे पास वर्टिकल जो डिस्टेंस था वो 1 मीटर था। अब जब 60 मीटर की बात आएगी तो हाइट कितनी आएगी, ये 3, क्योंकि 1 × 20 1 × 20 था, देयरफॉर 3 × 60 आ जाएगा। अब जो हमारे पास हाइट है वो 3 है और जो लेंथ है वो पूरी कितनी है, 60 मीटर। हमारे पास फार्मूला था करेक्शन फॉर स्लोप इज इक्वल टू h²/2l। अब हमने डायग्राम में देखा जो हमारे पास हाइट आई है फॉर लेंथ ऑफ 60 मीटर एज मतलब इन अकॉर्डेंस विद द ग्रेडियंट 1 × 20, तो हमारे पास हाइट कितना आई थी, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पूरा डिस्टेंस कितना था, 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.075 मीटर। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ तो आ जाएगा 7.5 मीटर, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में भी है। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द क्वाड्रेंटल बेरिंग। अब हम बताना है क्वाड्रेंटल बेरिंग किसके बराबर है, इफ़ द होल सर्कल बेरिंग इज 112 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 112 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये नॉर्थ क्वाड्रेंट, ये साउथ क्वाड्रेंट, ये ईस्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये हमारे पास डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन तो वेस्ट डायरेक्शन। जो 100 यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो ये दोबारा से 360 डिग्री आ जाएगा। तो पूरा एंगल कितना है, 112 डिग्री। तो 112 डिग्री यहाँ पर आएगा, होल सर्कल बेरिंग में 112 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो जब हम इसको साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या आ जाएगा, 180 माइनस 112, वो किसके बराबर है, 68 डिग्री के। लेकिन 68 डिग्री क्या आ जाएगा, साउथ, 68 डिग्री ईस्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, साउथ 68 डिग्री ईस्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो JKSSB JEE सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे सर्वेइंग सेक्शन से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और जो हमने सर्वेइंग की जो सेक्शन अभी अच्छे से क्वेश्चंस बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें।